Before we start the session, please mark your attendance. तो हमने कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने डेरिवेटिव्स में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया था ना? आगे डिस्कशन करते हैं, चलो ना। क्वेश्चन नंबर 24 जे लेवल एक्सरसाइज चल रही थी हमारी ना। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जे लेवल एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे ना, तो डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। ओके 25 क्वेश्चन नंबर 25 में डाउट है तो 25 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? आपको दिया है कि दो कर्व दिए हुए हैं इसमें, है ना। टू कर्व्स आर गिवन और उसमें हमसे कहा है कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिफरेंट पॉइंट, है ना। टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिफरेंट पॉइंट, है ना। टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिफरेंट पॉइंट। एक तो कर्व दिया है हमें y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 विच इज अ पैराबोलिक कर्व, है ना। और दूसरा कर्व जो हमें दिया हुआ है इट इज y बराबर के एक्स स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो पैराबोला, मतलब दो पैराबोला दिए हुए हैं आपको, एक तो ये और एक ये। ठीक है, ये दोनों है ना दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। ये दोनों पैराबोला है, एक तो पैराबोला कुछ इस तरीके से है ना, और एक कुछ इस तरीके से है। मतलब ये दो पैराबोला है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट, दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं। फिर हमसे कहे द टेंजेंट ड्रॉन टू C2, C2 मतलब दूसरा वाला कर्व, ये आपका C2 है और ये आपका C1 है ना। ये C2 हो गया और ये C1 हो गया। तो हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉन टू C2 एट वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कर्व C2 के लिए हमने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक टेंजेंट ड्रॉ की, है ना। और फिर हमसे कहा है कि ये जो टेंजेंट है वो कर्व C1 को, है ना, कर्व C1 को कहाँ पे मिलती है? पॉइंट बी पर। ये वाला पॉइंट बी है तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं, पी दे देते हैं। ये टेंजेंट है ना कर्व को पॉइंट बी पे मिलती है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए 1,y2, ये आपको पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं a,y1, इस तरीके से। तो आपको ए की वैल्यू बतानी है। मतलब इस कर्व के जो टेंजेंट है ना, वो टेंजेंट है ना कर्व दूसरे कर्व को किसी यहाँ पर पॉइंट पे मिलती है ना, कर सकते हैं आराम से। पहली बात तो देखो यहाँ पर क्या है कि a,y1 जो है पॉइंट ए, ये दोनों कर्व पर है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह a डाल देते हैं, y की जगह y1 डाल देते हैं। तो y1 बराबर a स्क्वायर माइनस 3, एक तो ये हो जाएगा, और y1 बराबर k इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से आपका ना अगर इक्वेट करें दोनों को, k इंटू ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा k इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस 3। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो k माइनस 1 बराबर माइनस 3, ए स्क्वायर बराबर माइनस 3 अपॉन k माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1,y2 कहाँ है? दूसरे कर्व पर है, कर्व 1 पर है, सॉरी पहले वाले कर्व पर है। 1,y2 आपका फर्स्ट कर्व पर है, तो फर्स्ट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y2 बराबर 1 स्क्वायर माइनस 3, तो y2 इज इक्वल टू माइनस 2। ये पॉइंट हो गया आपका 1, माइनस 2 ना, इस तरीके से। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी इस कर्व के लिए, उसका स्लोप ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले कर्व टू के लिए टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं इस पॉइंट पर। तो कर्व टू की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं,
तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2k x है ना, और किस पॉइंट पे निकाल लें हम a कॉमा वाई वन, इसमें x की जगह ये रख दो, तो उस पर आपको स्लोप मिल जाएगा ना 2a इंटू के, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के इक्वल होगा, स्लोप के इक्वल होगा, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन a माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2a इंटू के बराबर, दिस इज, ये कितना हो जाएगा आपका y2 हो गया -2, y1 कितना हो गया आपका k इंटू ए स्क्वायर, या y1 को a स्क्वायर -3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई a माइनस वन है ना, ऐसे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें a फाइंड करना है ना, तो हम क्या करते हैं k को a के टर्म्स में निकाल लेते हैं। यहाँ पे k स्क्वायर बराबर इसके ना a स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो जाएगा a स्क्वायर -3 अपॉन ए स्क्वायर बराबर, दिस इज -a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a माइनस वन। ठीक है, अब सॉल्व करके निकाल लेना a की वैल्यू, हो जाएगा। अभी हो जाएगा ना, a की वैल्यू निकाल लोगे ना। कुछ नहीं है, इस पे जो टेंजेंट है ना इस कर्व के लिए, वो है ना दूसरे कर्व को b पर मिलती है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा ए बी लाइन के स्लोप के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 27, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28, वेरी गुड, 29, 30, 31, 31 हो गया, 32, 32 में डाउट है। 32 में कहा है कि if the tangent to the curve at point a comma a cut the intercept a and b on coordinate axis where a square plus b square equal to 60 when then modulus of alpha is equal to, चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपका है 32, आपको एक कर्व दिया है, उसकी इक्वेशन है 2y³ बराबर a x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इस पे कहा है कि a कॉमा a पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाई है ना, इस कर्व के लिए हमने क्या किया, a कॉमा a पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, बना लेते हैं, तो हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2ax प्लस 3x स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 2ax प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 6y स्क्वायर है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, a कॉमा a डाल देते हैं, x की जगह a डाल देते हैं, y की जगह a डाल देते हैं, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर, तो दिस विल बी 5/6 है ना। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया m, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, पॉइंट आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस ए बराबर m इंटू एक्स माइनस ए, वाई माइनस ए बराबर 5/6 इंटू एक्स माइनस ए। अब इस टेंजेंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है, तो x को 0 रख दो, तो हमें y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, x को 0 रखेंगे तो इस इक्वेशन में y बराबर हो जाएगा a माइनस 5a/6, दिस इज a/6, ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया है ना। इस इक्वेशन में x y को 0 रख देंगे, तो हमारा x की वैल्यू आएगी, दैट विल बी x इंटरसेप्ट है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -6a/5 प्लस a, तो x बराबर हो जाएगा -8/5। ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका x इंटरसेप्ट हो गया। अब हमसे कहा है कि जो टेंजेंट है ना इस कर्व के लिए, जो हमने टेंजेंट प्लॉट की है ना, किसी पॉइंट पर, वो x एक्सिस पे a पे कट करती है, y एक्सिस को b पे कट करती है।
तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया, है ना। एक्स इंटरसेप्ट आपको कैपिटल ए दिया है, वाई इंटरसेप्ट कैपिटल बी दिया है ना। और हमें दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 61। यहाँ पे कैपिटल ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, -a/5। तो -a/5 का स्क्वायर प्लस a/6 का स्क्वायर बराबर 61। तो हो जाएगा a²/25 प्लस a²/36 इक्वल टू 61। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है इसमें, थोड़ा सा अगर देखे सिंप्लीफाई करके 30 आ जाएगा ना। ए का वैल्यू देख लेना, 30 आ रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आसान तो क्वेश्चन था। इसमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, फिर उसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालने थे, बस। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 हो गया। 35 में 35 में क्या डाउट है, इसमें क्या है कि द सम ऑफ इंटरसेप्ट विद द एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट एट 4,4। आप क्या करो, पहले इस कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। पॉइंट आपको पता ही है। अब एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में y को 0 डाल दो, तो एक्स इंटरसेप्ट निकल जाएगा। x को 0 डालोगे तो y इंटरसेप्ट निकल जाएगा। दोनों का सम निकाल लेना, हो जाएगा। आसानी क्वेश्चन है। 36 हो गया। 37 37 38 में डाउट है। इसमें क्या है ना कि जैसे ये कर्व दिया हुआ है और एक ये कर्व दिया हुआ है, आपसे क्या है कि एंगल ए क्या है, इट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब दो कर्व्स के बीच का एंगल क्या होता है, उन उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स होती है ना, उनके बीच का जो एंगल होता है, दैट विल बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ना। आप क्या करो, दोनों कर्व को सॉल्व कर लो पहले। ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ से एक्स निकाल लो तो एक्स आपका 0 आ जाएगा ना, एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए की पावर एक्स ln a आ जाएगा। तो x को 0 डालेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा ln a, इसका आएगा ln b। फिर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला फॉर्मूला लगा दो, वही log a माइनस log b अपॉन 1 प्लस log a log b। आंसर सिंपल तो है। 38 आंसर में मॉड आना चाहिए, सही बात है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कौन बड़ा है, log a बड़ा है या log b बड़ा है। मॉड आना चाहिए। log a माइनस log b अपॉन 1 प्लस log a log b। 39 क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। 41 42 42 का सी वाला पार्ट आपसे कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट ओबे मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को कौन सा फॉलो नहीं करता। तो चलो हम ऑप्शन सी की तरफ देख लेते हैं। देखो एलएमवीटी की दो ही कंडीशन होती है, या तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए।
फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है ना x 0 से 1 के बीच में, जब x 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन ये है, x 1 से 2 के बीच के लिए फंक्शन ये है। तो 1 पे अगर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो 0 आ रही है, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, कॉन्टिन्यूस तो है। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2। तो अगर x इक्वल टू 1 पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो 2 आ रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। सो यहाँ पर इट विल ओबे द मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में पूछा डज नॉट ओबे, मतलब कौन सा फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो जो फॉलो करेंगे उनको आंसर नहीं करना है, जो फॉलो कर रहे हैं उनको आंसर नहीं करना है, कौन सा फॉलो नहीं करेगा वो देखना है आपको। तो साफ साफ दिख रहा है शायद ये वाला, देखो इसमें कौन सा वाला नहीं करेगा, ये वाला है ना, डी ऑप्शन, x इंटू साइन 1/x है ना। ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पर, तो इसलिए आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 43 43 में डाउट है। 43 में कहा है कि ए एम वी की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये एलएमवीटी फॉलो करे। एलएमवीटी में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए फॉर द गिवन इंटरवल, मतलब 0 से 2 के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब हमें जो फंक्शन दिया है उस पर ध्यान से देखो, दिक्कत कहाँ आएगी, देखो देखो 1 x1 से छोटा है तो फंक्शन ये है, और x1 से बड़ा है तो फंक्शन ये है। तो 1 पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो a-1 आएगी, राइट हैंड लिमिट देखें तो m+b आएगी। तो मतलब a-1 बराबर m+b होना चाहिए, पहला तो ये। ठीक है, और कहाँ दिक्कत आएगी, देखो 0 पे दिक्कत आ सकती है। 0 पे क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 0 पर वैल्यू है आपकी 3, और 0 के इधर फंक्शन है आपका -x² + a। तो 0 पे राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, a, 0 पर वैल्यू कितनी है 3, a बराबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। a की वैल्यू 3 आ गई, बस a की वैल्यू 3 आ गई, m+b बराबर 2 आ गया। अब m और b दो अननोन्स है, इनको निकालने के लिए हमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। इसका डिफरेंशिएशन -2x आएगा, और इसका आएगा आपका m, इसका डिफरेंशिएशन -2x और इसका m आएगा। तो 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा -2, और राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा m। तो m बराबर क्या होगा, -2, m -2 आ जाएगा, b 4 आ जाएगा। सो आंसर आ जाएगा b। क्लियर है। देखो सिंपल सी कंडीशन है एलएमवीटी की, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47, 48, 48 वाला। 48 में देख लो, ये फंक्शन दिया है आपको x-4 इंटू x-5 इंटू x-6 इंटू x-7। चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर, दिस इज x-4 इंटू x-5 इंटू x-6 इंटू x-7। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है।
वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसको अगर आप ग्राफिकली बना सके तो ग्राफ बना लो इसका। इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है। एक्चुअली ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका डिग्री कितना आएगा, 4 आएगा। x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 4 आएगा। तो मतलब ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, ऐसे नीचे जाएगा, फिर कट करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर कट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, है ना। डिग्री, इवन डिग्री वाले ऐसे ही होते हैं। जैसे एक्स की इवन पावर होती है तो ऊपर से स्टार्ट होके ऊपर ही खत्म होता है। बस ये ध्यान रखना कि जो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। हाँ, अब ये फंक्शन जीरो कहाँ कहाँ होगा, ये देखो, ये फंक्शन जीरो कहाँ कहाँ होगा, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर। मतलब ये एक्स एक्सिस को 4 पे कट करेगा, 5 पे कट करेगा, 6 पे कट करेगा और 7 पे कट करेगा, 4 जगह कट करेगा, है ना। तो 4 इसके रूट होंगे, है ना। तो ये ग्राफ ऊपर से ऐसे आएगा, ऊपर से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ये नीचे जाएगा और फिर ये कट ऐसे घूमेगा, फिर x इक्वल टू 5 पे दोबारा x एक्सिस को कट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर दोबारा घूम के आएगा, x इक्वल टू 6 पे इसको कट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा घूम के x इक्वल टू 7 पे कट करेगा, फिर ऐसे। ये समझ में आ गया। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पर देख लो, एक तो देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स जीरो कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो इस पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रही है, इस पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, इस पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 3 पॉइंट्स आर देयर, 3 पॉइंट्स आर देयर जहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होती है तो वहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होता है, 0, है ना। तो अगर हम बात करें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इसके कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। बात समझ में आ गई। ये देख लो सामने, ठीक है। और भी कोई मेथड तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आप रोल्स थ्योरम से देख सकते हैं, रोल्स थ्योरम से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको देखो ना, आप एक इंटरवल ले लो 4 से लेके 5, 5 से लेके 6, 6 से लेके 7, ये इंटरवल ले लो। तो देखो x इक्वल टू 4 पर वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, 0 आ रही है। 5 पर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो 4 और 5 पर दोनों पर वैल्यू 0 0 है ना। तो मतलब 4 पर वैल्यू और 5 पर वैल्यू, दोनों पे वैल्यू इक्वल है ना फंक्शन की। और इट्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो रोल्स के हिसाब से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा 4 से 5 के बीच में जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा। समझ में आया? अब दूसरा इंटरवल हम 5 से लेके 6 देख लेते हैं। 5 से लेके 6 के बीच में देखें तो 5 पर वैल्यू 0 है, 6 पर वैल्यू 0 है, और 5 से 6 के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है। तो रोल्स की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो रोल्स कहती है कि अगर ये फंक्शन कोई भी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कम से कम 5 से लेके 6 के बीच में कम से कम एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा। ठीक है। फिर उसके बाद 6 से लेके 7 इंटरवल देख लो। 6 पर वैल्यू 0 है, 7 पर वैल्यू 0 है फंक्शन की। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही क्योंकि पॉलिनोमियल है। 6 से 7 के बीच में एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा। इस तरीके से इसके कितने आ जाएंगे, 3 रूट्स आ जाएंगे। समझ में आ गया। हमने इंटरवल रोल्स थ्योरम लगा दिया 3 पार्ट में, 4 से लेके 5 इंटरवल में, 5 से लेके 6 और 6 से लेके 7 के बीच। We have applied the Rolle's theorem. 4 से 7 के बीच में अप्लाई करेंगे तो रोल्स ये नहीं बोलती कि एक ही पॉइंट आएगा, रोल्स बोलती है कि कम से कम एक पॉइंट आएगा। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, रोल्स थ्योरम बोलती है कि कम से कम एक पॉइंट आएगा, ये नहीं बोलती कि एक ही पॉइंट आएगा।
किसी ने बोला है कि बच्चे सर 4 से लेके 7 का इंटरवल ले ले तो, हाँ तो 4 से 7 के बीच में भी इंटरवल में भी कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा। लेकिन यहाँ कम, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट तो होगा ही। यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो हमने इंटरवल पूरा लेने से अच्छा छोटे छोटे इंटरवल में ब्रेक कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे 3 आएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के देयर विल बी 3 रूट्स। सो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 48 का आंसर बी आ जाएगा। वैसे आप याद रखो ना, जैसे ग्राफिकली याद रखा करो कुछ चीजें, तो जैसे इवन डिग्री वाले जितने भी होते हैं ना, इवन डिग्री वाली पॉलिनोमियल है ना, तो उसका ग्राफ ऊपर से चालू होके ऊपर ही खत्म हो जाता है, नीचे घूमेगा जितनी बार भी घूमेगा से। अगर ए पॉजिटिव है तो ए मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसका कोएफिशिएंट है ना। अगर ऑड वाली होती है, ऑड डिग्री वाली होती है, तो उसमें क्या होता है, नीचे से ग्राफ चालू होता है, ऊपर की तरफ जाता है इससे, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ए नेगेटिव हो जाता है, इवन डिग्री में नीचे से चालू होकर नीचे ही खत्म होता है, और डिग्री में ऊपर से चालू होकर नीचे खत्म होता है, ऐसा होता है। तो ये चीजें याद रखो थोड़ी थोड़ी, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 48 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, हो गया। 50 वाले में क्या डाउट है? इसमें कहा है कि हमें सी की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए फंक्शन आपका लैग्रांजेस मीन वैल्यू को फॉलो करे। चलो देख लेते हैं। एलएमबीटी का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो होती है वो क्या बोलती है। एलएमबीटी बोलती है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूस है, और क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूस है, और ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल है, तो बोलती है कि, ये थ्योरम बोलती है कि देन कम से कम एक एक्स ऐसा होगा, मान लो उसको सी मान लेते हैं, कम से कम एक ऐसा एक्स होगा जिसपे एफ डैश सी जो होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। मतलब उस इंटरवल में कम से कम एक एक्स की वैल्यू सी ऐसी होगी जिसके लिए एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। ये आपकी एलएमबीटी थ्योरम है, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे हमें फंक्शन दिया है, हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स इंटू कॉस 1/x when x not equal to 0, 0 when x equal to 0। हमसे कहा है कि -1 से 1 इंटरवल में, -1 से 1 के इंटरवल में ये फंक्शन जो है इसमें एलएमबीटी एप्लीकेबल है। तो -1 से 1 के बीच में फंक्शन में हमें 0 पे ही दिक्कत आएगी और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो 0 पे कंटिन्यूटी निकाल लेते हैं पहले। एफ ऑफ 0 0 पर वैल्यू है फंक्शन की, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है 0, 0 पे लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x निकाल लेते हैं। इट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू cos 1/x है ना। तो x इक्वल टू 0 को हम जब अप्रोच कर रहे हैं तो 1/x आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, cos इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, चाहे उसके अंदर का एंगल कितना भी बड़ा हो जाए। और ये आपका क्या है, इन्फिनिट, ये आपका 0 है। जीरो को हम फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 0, ये 0 हो जाएगा। इसका अगर मैं 0 पर डेरिवेटिव चेक करूँ एफ डैश 0, तो वो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ऑन एक्स माइनस 0। एफ ऑफ 0 तो 0 हो गया, तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स कितना हो गया, एक्स इंटू कॉस 1/x अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या हो जाएगा, 1/x आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉस इन्फिनिटी क्या होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा,
क्योंकि ये ऑक्सीलेट करता रहेगा -1 से 1 के बीच में। जैसे जैसे x को हम 0 की तरफ लेके जाएंगे तो दिस एक्सप्रेशन विल ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to 1। ये फंक्शन एलएमवीटी को फॉलो ही नहीं करता, तो इसलिए आंसर डी आ जाएगी, नॉन एग्जिस्टेंट टू द इंटरवल। एलएमवीटी फॉलो ही नहीं करता ये, तो देयर इज नॉन एग्जिस्टेंस टू द इंटरवल। मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो एलएमवीटी फॉलो करेगी, तो आंसर डी आ जाएगा। ठीक हो गया? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पर, इसलिए इसमें एलएमवीटी एप्लीकेबल नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर लेवल 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 54 में देख लेते हैं, 53 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है कि द टेंजेंट, इस कर्व के लिए जो टेंजेंट है 1,2 पे इज पैरेलल टू द नॉर्मल एट द पॉइंट -2,2 फॉर दिस कर्व। तो आप क्या करो, इस कर्व के लिए नॉर्मल का स्लोप निकाल लो एट द पॉइंट -2,2 और उसको आप है ना इसके स्लोप के इक्वल कर दो, टेंजेंट के स्लोप के इक्वल कर दो 1,2 पर। एक तो ये कर दो, दूसरा आप क्या करोगे, 1,2 पॉइंट कहाँ है, इस कर्व पर ही, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास वहां से आ जाएगी, ए और बी आप फाइंड कर सकते हैं। कर लोगे? हो जाएगा वंशी का? चलो इसमें देखो नेक्स्ट, इसमें क्या है कि द लाइन, ये वाली लाइन जो है और ये लाइन है, इंटरसेक्ट द कर्व, ये वाला जो कर्व है इसको इंटरसेक्ट करते हैं एट पी एंड क्यू। ये जो लाइन्स आपको दे रखी है, एक की लाइन ये है और एक ये है, ये दोनों जो है इस कर्व को ना पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द कर्व एट पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो कर्व को, चलो कर लेते हैं ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है देखो, इसमें कहा है कि एक कर्व है, हमें नहीं पता कौन सा कर्व है, ये कर्व है मान लो, इस पर हमने एक लाइन ऐसे स्केच की और एक लाइन इस तरीके से, दो लाइन से, ठीक है, एक तो पी पे कट करती है और एक क्यू पे कट करती है ऐसे। अब हमसे कहा है कि टेंजेंट ड्रॉन टू एट द पॉइंट, कर्व के लिए हमने पी और क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ की, एक टेंजेंट ऐसे होगी और एक टेंजेंट ऐसे होगी, वो पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रही है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट आर। तो आपको बताना है कि ये टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होगा। चलो बता सकते हैं, ये हो गया आपकी y बराबर -3/2x, ये हो गई आपकी y बराबर -2/5x है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, और कर्व क्या दे रखा है आपको, कर्व दे रखा है 3x² + 4xy + 5y² -4, इस तरीके से ये कर्व दिया हुआ है आपको, 3x² + 4xy + 5y² -4, ये कर्व दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन को है ना इस कर्व को सॉल्व कर लेते हैं। लाइन क्या है हमारी, y बराबर -3/2x है ना, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, इसमें y की जगह -3/2x डाल देते हैं, तो हो जाएगा 3x² + 4 × x
इंटू -3/2x प्लस 5 इंटू -3/2x का स्क्वायर -4। अल्फा बीटा मानने से हो जाएगा डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। हाँ तो वैसे कर सकते हो आप। ऐसे मान लो कि ये वाले पॉइंट को मान लो अल्फा कोमा बीटा ना, इस पॉइंट को अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। और इस पे हम क्या करते हैं, इस कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमारी कर्व की इक्वेशन क्या है, 3x² प्लस 4xy प्लस 5y² -4। ये हमारी टेंजेंट की कर्व की इक्वेशन है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश प्लस 5y² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 4x इंटू वाई डैश प्लस 10y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ से अगर वाई डैश निकाले अगर हम, तो वाई डैश हो जाएगा आपका -6x प्लस 4y अपॉन 4x प्लस 10y। इस तरीके से आ जाएगा। इसको देखो यहाँ पर ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 5y। इस तरीके से आ रहा है इसका स्लोप है ना। यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। अब ये जो पॉइंट है अल्फा अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पर है ना, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पे देखें, अल्फा कॉमा बीटा डाल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस 5 बीटा, ऐसा हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें ना, इसमें इसमें अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पॉइंट है ना इस लाइन पर भी है, इसको सेटिस्फाई करेगा। बीटा बराबर क्या होगा, -3/2 अल्फा होगा। ये हो जाएगा 2 इंटू बीटा बराबर -3 अल्फा। ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 0। तो ये क्या हो गया, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 0, वाई डैश 0 हो गया। मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ऐसे ही ये वाली टेंजेंट जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ये वाली आपका इसका स्लोप नॉट डिफाइंड आ जाएगा शायद, आप निकाल के देखेंगे तो, है ना। तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। एक एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है और दूसरी आपकी वैसे आ रही है परपेंडिकुलर, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगी। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, बिना उसके हो जाएगा काम। चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 55। कोशिश करो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कम से कम निकालना पड़े, क्योंकि इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ कैलकुलेशन और जिससे आपका टाइम खराब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55। 55 में डाउट है। 55 में आपसे कहा है कि ये जो कर्व है ना, ये वाई एक्सिस को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। 55 में हमें कर्व दिया है y बराबर k इंटू ई की पावर के एक्स, ये कर्व दिया है हमें। और हमसे कहा है कि ये कर्व जो है y एक्सिस को कितने एंगल पे कट करेगा। तो वैसे आपको पता है ये कर्व कुछ इस तरीके से होगा कि y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ x 0 होगा। तो x को 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, x को 0 रखेंगे तो y बराबर आपका k आ जाएगा। तो पॉइंट हो जाएगा 0, k। हमें क्या करना है कि कितने एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कर्व y एक्सिस को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमें इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट है और ये वाई एक्सिस के उसके बीच का एंगल फाइंड करना है, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है।
वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब बस कुछ नहीं है, dy बाई dx निकाल लो। dy dx कितना हो गया आपका, के स्क्वायर इंटू ए की पावर के एक्स है ना, एक्स को 0 रख दो तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, के स्क्वायर। मतलब इस टेंजेंट का स्लोप जो है के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और ये एंगल हमें फाइंड करना है, दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट। ये तो थीटा हो गया मान लो, तो टेन थीटा बराबर आपका कितना हो गया, के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो आपका ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है ना, बराबर के स्क्वायर। तो 90 माइनस थीटा बराबर कॉट कॉट इनवर्स के स्क्वायर। ये तो एंगल हुआ इनके बीच में, तो कॉट इनवर्स के स्क्वायर एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 55। 56 हो गया। 57, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में डाउट है। 57 देख लो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें लिमिट का थोड़ा सा घुसा दिया इसमें ना, लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा घुसा रखा और कुछ नहीं है। 57 देख लेते हैं चलो। 57 में हमसे कहा है ना कि एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर 57 देखो, हमें एक लाइन दी हुई है विच इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 है ना, ये आपको लाइन दे रखी है। दिस लाइन इज अ टेंजेंट है ना, इस लाइन का स्लोप कितना है, -3/2 ना, इस लाइन का स्लोप है -3/2। मतलब ये कहा है कि हमसे कि ये जो लाइन है y बराबर एफ एक्स के लिए, y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन है, टेंजेंट है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1/2 पर। मतलब ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज अ टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल टू 1/2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एफ डैश 1/2 जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, एफ डैश 1/2 क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर, और टेंजेंट का स्लोप है -3/2। इतना समझ में आता है। अब हमें क्या करना है, हमें लिमिट निकालनी है। वी नीड टू फाइंड द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस एफ ऑफ e की पावर -2x अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा है ना। x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस एफ ऑफ e की पावर -2x अपॉन 2, इस तरीके से हो जाएगा है ना। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ऊपर और नीचे। देखो पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x को 0 रखेंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 1/2, वो तो 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म हो गई। कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0 फॉर्म है ना। अब डिफरेंशिएट कर दें ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, तो इट विल बी 2x माइनस 1, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश e की पावर 2x अपॉन 2, और e की पावर 2x अपॉन 2 का चेन रूल से डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश e की पावर -2x अपॉन 2, और e की पावर -2x का डिफरेंशिएशन -2 इंटू e की पावर -2x अपॉन 2, 2 इंटू 8 कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, तो जगह लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2x माइनस 1 अपॉन एफ डैश e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू e की पावर 2x प्लस एफ डैश e की पावर -2x अपॉन 2 इंटू e की पावर -2x है ना। अब x को 0 रख के देखो, x को 0 रखेंगे तो ये ऊपर तो हो जाएगा -1, नीचे कितना हो जाएगा, दिस इज एफ डैश 1/2 प्लस एफ डैश 1/2 है ना।
तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू एफ डैश 1/2, और एफ डैश 1/2 हमारे कितना है, -3/2 के इक्वल है। ये हो गया आपका -1/2 इंटू -3/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी 1/3 आंसर, 1/3 आंसर आएगा। एल हॉस्पिटल लगाना था सिंपल सा, 0/0 फॉर्म दिख रही थी, तो एल हॉस्पिटल लगा के डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ पर? ओके, तो आंसर आ जाएगा 1/3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। चलो 57 हो गया, 58, 58 हो गया, 59, 59 वाला, 59 में आपको बताया था ना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, अगर याद है तो आपको। क्वेश्चन नंबर 59 है ना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लेंथ ऑफ नॉर्मल का, याद है तो? लेंथ ऑफ नॉर्मल का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, y इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये बताया था। और लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, y इंटू अंडर रूट 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर। ये आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, अब इनका रेशियो हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा y इंटू अंडर रूट 1 प्लस dx/dy को हम 1/dy/dx लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y से y कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ऊपर तो ये हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1/dy/dx है ना, ये कैंसिल हो गया, dy/dx ऊपर आ जाएगा, दिस विल बी dy/dx, ये आपका dy/dx के बराबर आ गया है ना। लेकिन इसका स्क्वायर पूछा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सॉरी लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, इसका होल स्क्वायर पूछा है आपसे, ये dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हमें चारों ऑप्शंस में से बताना है, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, इसका रेशियो चेक कर लेते हैं एक बार, क्या यही आता है क्या, चेक कर लेते हैं। सब नॉर्मल का लेंथ का फॉर्मूला बताया था मैंने, y इंटू dy/dx, और सब टेंजेंट का लेंथ होता है y इंटू dx/dy, तो y से y तो कैंसिल हो गया, नीचे जो dx/dy है उसको 1/dy/dx लिख सकते हैं, dy/dx ऊपर जाएगा तो ये dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम ही तो आ रहा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो होल स्क्वायर होता है, वो इसके रेशियो का जो होल स्क्वायर है, ये सब टेंजेंट और सब नॉर्मल और सब टेंजेंट के रेशियो के बराबर होता है, तो आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, 61, 61 में डाउट है, 61 में देखो क्या कहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था उसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 61 को कैसे करेंगे, हमें क्या दिया है, 3 इंटू ए प्लस 2c बराबर 4 इंटू बी प्लस 3d, ये दिया है। मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, 3a प्लस 6c बराबर 4 इंटू बी प्लस 12d, ऐसा हो जाएगा। 4b और 12d को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3a
-4b + 6c - 12d = 0। ऐसा हो गया। तो इसमें क्या होगा, देखो आपसे कहा है ना कि ये इक्वेशन है ax² + bx + c x + d = 0। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। आपसे कहा है कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट किस इंटरवल में लाई करेगा, या तो 0 से 1 के बीच में या -1 से 0 के बीच में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको एक फंक्शन मान लेता हूँ ना, कंसीडर दिस एज ए फंक्शन f(x). ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ ना, ये इसको हम f(x) मान लेते हैं। ये x³ + bx² है ना, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम नहीं, इसको फंक्शन नहीं मानते, इसका इंटीग्रेशन एक फंक्शन, इसको है ना डिफरेंशिएशन मान लेते हैं। किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन मान लेते हैं इसको। अब इसका इंटीग्रेशन करें अगर हम, f(x) मान लिया इसको, है ना, इसको हमने f(x) की तरह ट्रीट कर लिया। नाउ इंटीग्रेट दिस टू फाइंड f(x). इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा a × x⁴/4 प्लस b × x³ / 3 प्लस cx² / 2 प्लस dx प्लस e। ऐसा आ जाएगा। अब मैं आपके सामने इंटरवल लेता हूँ, जैसे इंटरवल लिया आपने -1 से 0 के बीच में, चेक कर लेते हैं। तो ये तो फंक्शन हो गया हमारा विच इज अ 4 डिग्री पॉलिनॉमियल फंक्शन, और इंटरवल हो गया -1 से 0। तो इसमें रोल्स थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी फंक्शन में अगर गिवन इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और बाउंड्री पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू सेम है, मतलब -1 पे फंक्शन की वैल्यू और 0 पर वैल्यू चेक करनी है आपको। तो -1 पर वैल्यू देखो कितनी आ रही है, a/4 - b/3 प्लस c/2 - t प्लस e। थोड़ा सा अगर इसे सिंप्लीफाई करें, कितना आ रहा है ये, इसको सिंप्लीफाई करो देखो, तो ये हो जाएगा आपका 12 एलसीएम आएगा इसका, 12 है ना, तो हो जाएगा 3a - 4b प्लस 6c - 12d प्लस e। अब आपको पता है कि 3a - 4b प्लस 6c - 12d क्या है, 0 है। ये 0 हो गया तो इस पर वैल्यू क्या आ गई, e आ गई। और f(0) तो कितना आ रहा है, x को 0 रखें इसमें, तो वो e के बराबर आएगा। इसका मतलब f(0) बराबर आपका f(-1) हो गया है। मतलब रोल्स की तीसरी कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये फंक्शन जो है -1 से 0 इंटरवल में रोल्स की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन रोल्स की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो रोल्स थ्योरम बोलती है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ x, वन रूट x which satisfy the equation f(x) = 0, जिसके लिए f(x) 0 होगा। तो कम से कम एक एक्सिस इंटरवल में जरूर होगा -1 से 0 के बीच में, जिसमें f(x) 0 होगा। इस फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा ax³ + bx² + cx + d, ये आएगा ना, इक्वल टू 0। तो मतलब कम से कम एक एक्स ऐसा होगा जो इस इंटरवल में लाई करेगा, जिसके लिए ये 0 के इक्वल होगा फ्रॉम द रोल्स थ्योरम। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल -1 से 0 होगा ही आपका, जिसके लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है यहाँ पर? रोल्स थ्योरम पे हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको याद है तो लिमिट्स में किए थे, इसलिए भूल गए होंगे। डोंट वरी, मैं और करवा दूंगा रोल्स और इसके और क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बाकी। नेक्स्ट टेस्ट में आपका जो होगा
नेक्स्ट टेस्ट में आपका ये एओडी तो आएगा ही कंप्लीट, एओडी तो कंप्लीट आएगा ही, है ना। उधर से आपका है ना कॉम्प्लेक्स नंबर और ऐड हो जाएगा 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर।